Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will cover with the second part of the topic auditing and first part में हमने auditing के features, types, basic terms related to auditing, objectives, types of auditors and difference between auditing and accountancy पढ़ा था. हमने ये भी cover किया था कि auditing conduct कराने के economic benefits क्या क्या हो सकते हैं. I hope that video is helpful and अगर आपको उस video से related कोई भी confusion है तो mention that in the comment box or you can also mail me your queries. एंड अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो थ्रू इट फर्स्ट एज दैट वीडियो इज़ द फर्स्ट पार्ट. आपको बेसिक्स कवर करना ज़रूरी है, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा. एंड आई अपलोड वीडियोज़ डेली ऑन माई चैनल, सो सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब येट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑडिटिंग. एंड आज हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ ऑडिट साइकिल क्या क्या होते हैं, यानी कि पूरा ऑडिट प्रोसेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट फेज यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, विच इज़ ऑडिट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. सो ऑडिट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दिस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग एवरीथिंग दैट इज डन इन एडवांस बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज. सो वॉट एवर इज टू बी डन इन द ऑडिट प्रोसेस उसे पहले से ही प्लान कर लिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को ऑडिट प्लानिंग कहते हैं. एंड सच प्रिपरेशन इज डन बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज. और ये पार्टीज कौन कौन होते हैं? ऑडिटर, द लीड ऑडिटर, द क्लाइंट जिसकी फर्म की जो है ऑडिटिंग करनी है, जिस फर्म की बुक्स की, ठीक है, एंड द ऑडिट प्रोग्राम मैनेजर. ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में, ठीक है, टू इंश्योर दैट द ऑडिट कंप्लाइज विद द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स. और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए क्लाइंट जिस ऑब्जेक्टिव के लिए अपने कंपनी की फर्म की ऑडिटिंग करवा रहा होता है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने चाहिए. इस तरह से प्लान किया जाता है सो दैट द ऑडिट दिस कंप्लाइज विद द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, दिस स्टेज ऑफ एन ऑडिट बिगिंस विद द डिसीजन टू कंडक्ट द ऑडिट एंड एंड्स व्हेन द ऑडिट इटसेल्फ बिगिंस. सो कभी भी प्लानिंग प्रोसेस कब खत्म हो जाता है? जब हम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं. तो जैसे ही सारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, दिस प्रोसेस एंड्स एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है. सो सेकेंड प्रोसेस बनता है आपका सेकेंड स्टेप, ऑडिट एग्जीक्यूशन. सो ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होता है? द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ एन ऑडिट इज ऑफन कॉल्ड फील्ड वर्क. फील्ड वर्क क्यों कहते हैं ऐसे? बिकॉज ये उस जगह पर किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे एक्चुअली जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिनकी ऑडिटिंग होनी है वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि क्लाइंट्स का जो भी उनके क्लाइंट रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ये बेसिकली वहीं पर ऑडिटिंग जो है कंडक्ट की जाती है. तो इसलिए इसको फील्ड वर्क कहते हैं. ठीक है, इट इज़ द डेटा गैदरिंग पोर्शन ऑफ द ऑडिट एंड कवर्स द टाइम पीरियड फ्रॉम अराइवल एट द ऑडिट लोकेशन अप टू द एग्जिट मीटिंग. सो और ये जो आपका स्टेप है सेकेंड स्टेप, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? फ्रॉम द पीरियड ऑफ अराइवल एट द ऑडिट लोकेशन, जहाँ पे ऑडिटिंग होनी है उस ऑडिट लोकेशन पे पहुँचने से लेकर जब तक एग्जिट नहीं करते, ये पूरा टाइम पीरियड जो है आपका सेकेंड फेज यानी कि ऑडिट एग्जीक्यूशन का कहलाता है. ठीक है, it consists of multiple activities including on-site audit management, meeting with the auditee. ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ऑडिट लोकेशन पे पहुंच जाना ही सब कुछ है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी होती हैं जो वहाँ पे जाके ऑडिटर और लीड ऑडिटर और ऑडिट प्रोग्राम मैनेजर ये सारे लोग कंडक्ट करते हैं. वो क्या क्या हो सकते हैं आपके? ऑन साइट ऑडिट मैनेजमेंट, ये एक जो है एक्टिविटी है. मीटिंग विद द ऑडिटी, यानी ऑडिटी कौन होता है? जिसकी लिए ऑडिटिंग करवाई जा रही होती है जिसकी फर्म में, ठीक है, दैट इज़ द क्लाइंट. एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड सिस्टम. ठीक है, सारे सिस्टम और प्रोसेस को जो है समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर तो वहाँ नहीं रहता है ना. थ्रू आउट द ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, बट ऑडिटर कब देखता है उसे? और एट अ पीरियड एट अ पर्टिकुलर डेट. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो पूरी ऑडिटिंग जिस भी अकाउंट्स की करनी है उन्हें सबसे पहले समझ लिया जाए, पूरे प्रोसेस को और सिस्टम को. वो जो पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा प्रोसेस पूरा सिस्टम है उसे समझना ज़रूरी है. एंड वेरीफाइंग दैट दीज कंट्रोल्स वर्क एंड कम्युनिकेटिंग अमंग द टीम मेम्बर्स. और जो भी टीम मेम्बर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बिकॉज अगर ऑडिटर उनसे कम्युनिकेट करके बात नहीं करेगा, पता नहीं करेगा चीज़ें, तो फिर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑडिटर को चाहिए होती है टू कंडक्ट द ऑडिट, जो उनसे नहीं मिल पाएंगी अगर वो ऑडिटी से या टीम मेंबर से कम्युनिकेट नहीं करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑडिट एग्जीक्यूशन में आती हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑडिट रिपोर्टिंग. ऑडिट रिपोर्टिंग में क्या होता है? सबसे पहले जब प्लानिंग होती है और उसकी एग्जीक्यूशन होती है तो थर्ड स्टेप में हमेशा एक ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की जाती है. और ये ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है? ऑडिटर बनाता है. ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्टिंग इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑडिट रिपोर्ट. द पर्पस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज़ टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. सो जो भी ऑडिटिंग का प्रोसेस पूरा कंडक्ट किया गया है अभी तक, उसका क्या रिजल्ट रहा,
क्या रिपोर्ट है उसकी, वही होती है ऑडिट रिपोर्टिंग, ठीक है। द रिपोर्ट शुड प्रोवाइड द करेक्ट एंड क्लियर डेटा दैट विल बी इफेक्टिव एज अ मैनेजमेंट एड इन एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़। और ये रिपोर्ट जो है, दिस शुड प्रोवाइड क्लियर डेटा एंड इट शुड ऑल्सो बी करेक्ट दैट विल बी इफेक्टिव एज अ मैनेजमेंट एड इन एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़। और फर्दर इस रिपोर्ट को जो है मैनेजमेंट एज एन एड यूज़ करती है। फर्दर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल इशू होता है तो उसको एड्रेस करने के लिए भी ये जो है रिपोर्ट बहुत यूज़फुल होती है, हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए। एंड द ऑडिट प्रोसेस में एंड व्हेन द रिपोर्ट इज इशूड बाय द लीड ऑडिटर और आफ्टर फॉलो अप एक्शंस आर कंप्लीटेड। सो ऑडिट प्रोसेस ख़त्म कब होता है, जब ये जो है रिपोर्ट है इसे लीड ऑडिटर इशू करता है, ये इशू हो जाए रिपोर्ट अगर, और इसके बाद जो फॉलो अप एक्शंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाए तो ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन, देन रिपोर्ट फॉर्मुलेशन एंड उसके बाद जो फॉलो अप है वो कंप्लीट होते ही ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज ऑडिट फॉलो अप एंड क्लोजर। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ISO 19011 clause 6.6 says that the audit is completed when all the planned audit activities have been carried out or otherwise agreed with the audit client. So सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ISO 19011 ये क्या है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है ISO का। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 19011, ये इसका वर्जन आपको बताता है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है 19011, ये 2018 में लॉन्च हुआ था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू ऑडिटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ISO 19011 में ही मेंशन है, उसके क्लॉज 6.6 में, कि ऑडिट को कंप्लीट कब माना जाता है, तभी जब जितनी भी चीज़ें प्लान जो है एक्टिविटीज़ प्लान आउट हुई थी फर्स्ट फेज़ में, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ को प्लान किया गया था ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो सारी अगर कैरी आउट हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम ऑडिटिंग को कंप्लीट मानते हैं। या फिर और भी क्या केस है या सिनारियो है जहाँ पे हम मानेंगे कि ऑडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अगर जो ऑडिट क्लाइंट है ही अग्रीज दैट येस ऑडिटिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। और क्लॉज 6.7 ऑफ ISO 1901 ये क्या बोलता है, दिस कंटिन्यूज बाय स्टेटिंग दैट वेरिफिकेशन ऑफ फॉलो अप एक्शंस में बी अ पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिट। सो 6.6 में तो ऑडिट ये बोल रहा है कि ऑडिट इज कंप्लीटेड व्हेन ऑल दी प्लान्ड ऑडिट एक्टिविटीज़ हैव बीन कैरीड आउट, या फिर आपका ऑडिट क्लाइंट ही अग्री कर रहा है कि हाँ नाउ दी ऑडिटिंग हैज़ बीन डन। बट 6.7 सेज कि जो फॉलो अप एक्शंस होते हैं दैट ऑल्सो इज़ द पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते ऑडिटिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए फॉलो अप के लिए कौन बोलता है, 6.7, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं इसी तरह से। तो ये ISO जो है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये प्रोवाइड कराता है इस तरह की चीज़ें, क्लॉजेज होते हैं इनके, जिनके थ्रू पता चलता है ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं ऑडिटिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। एंड सो नेक्स्ट topic we have is rights and powers of an auditor. So the first right here is the right to inspect the books of accounts. Yes, of course, जो ऑडिटर है उसके पास बिल्कुल ये राइट होता है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें इंस्पेक्ट करे, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो उन्हें उसका राइट होता है ये। सो द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू सी द बुक्स एंड द वाउचर ऑफ द कंपनी। सो जो बुक्स हैं और उनसे रिलेटेड वाउचर्स हैं, वो जितने भी उस कंपनी से रिलेटेड होंगे वो सारे ही वो उन्हें असेस कर सकता है एट ऑल टाइम्स। एंड द बुक्स हियर मीन्स द अकाउंट्स बुक्स, जो कि अब बुक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, वो सारी बुक्स यानी कि स्टैट्यूटरी वाली, स्टैटिस्टिकल वाली, कॉस्टिंग बुक्स, ये जितनी भी हैं वो सारी बुक्स इसके अंडर में आती हैं जहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है। और वाउचर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, दिस मीन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ एनी नेचर कंसर्निंग द बुक्स एंड अकाउंट्स अंडर द ऑडिट। सो वाउचर्स एंड बुक्स दोनों ही जो है ऑडिटर अगर चाहे तो उन्हें असेस कर सकता है। ही हैज़ अ राइट ऑफ फ्री एंड कंप्लीट एक्सेस टू ऑल टाइम्स ऑफ इवन द बुक्स एंड वाउचर्स ऑफ द ब्रांच। सो कंपनी जहाँ पे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑडिटिंग कर रहा होगा, अगर उस कंपनी की अदर कोई ब्रांच भी है तो वो चाहे अगर ऑडिटर, तो वो उस कंपनी की जो ब्रांच है उसके भी बुक्स एंड वाउचर्स को भी असेस कर सकता है। ही हैज़ द राइट टू असेस देम एज वेल। ओके, नेक्स्ट राइट इज अबाउट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। सो अगर कोई क्लैरिफिकेशन उसे लगता है ऑडिटर को रिक्वायर्ड है फॉर एनी वाउचर और अबाउट एनी एंट्री इन दी बुक्स, तो वो जो है ही कैन डिमांड सच क्लैरिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी ऑडिटी एंड दी टीम मेंबर्स ऑल्सो, ठीक है। द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू कॉल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। सो जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, ही कैन आस्क फ्रॉम देम
ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन शुड बी डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़ एज एन ऑडिटर वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके राइट में ही आती हैं। नो वन कैन डिनाई कि वो जो है उसे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते ऑडिटीज़। और जो ऑफिसर हैं कंपनी के, इफ़ ही डिमांड्स एनी एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, तो उन्हें ये प्रोवाइड करानी होती है ऑडिटर को। नेक्स्ट राइट इज़ अबाउट टू गेट नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग्स एंड अटेंडेड। तो जो कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, उनको जब कंपनी में जनरल मीटिंग हो रही होती है तो वो उन्हें नोटिस मिले इस बात का, जनरल मीटिंग कब है, कहाँ है, तो इस बात का उन्हें नोटिस मिले। और दे हैव ऑल्सो द राइट टू अटेंड सच मीटिंग। ठीक है, द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग एंड अटेंडेड। तो ऑडिटर के पास ये पूरा राइट होता है कि वो इस तरह की जनरल मीटिंग्स को के बारे में उसे पता भी चले, उसे नोटिस दिया जाए, और ये भी उसका राइट है कि वो उन्हें अटेंड करे ऐसी मीटिंग्स को। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज आर टू बी डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग, ही कैन अटेंड एवरी मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही मीटिंग्स वो अटेंड करेगा जिसमें कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन होना है, तभी अटेंड कर सकता है। अदर भी जो मीटिंग्स होती हैं, जैसी भी मीटिंग हो, हर एक मीटिंग जो शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी की रहती है, जनरल मीटिंग, ही कैन अटेंड सच मीटिंग, और उसे इस बात का राइट है, नो वन कैन बाउंड हिम। ओके, नेक्स्ट इज़ राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द मीटिंग। और सिर्फ अटेंड करना ही उसका राइट नहीं है, ही कैन ऑल्सो मेक अ स्टेटमेंट इन द मीटिंग। सो देख लेते हैं ये क्या है। द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ओनली। सो अगर ऑडिटर बोलना चाहे, कोई स्टेटमेंट देना चाहे उस मीटिंग में, शेयर होल्डर्स मीटिंग में, तो ही कैन मेक सच स्टेटमेंट, बट वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ओनली एंड नथिंग एल्स। ठीक है, बट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक एनी स्टेटमेंट अनलेस द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग आस्क हिम टू डू सो। और जब तक वो चेयरमैन है जो मीटिंग का, वो उसे ना कहे, तब तक वो स्टेटमेंट, ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक एनी स्टेटमेंट। ठीक है, and in such a case also he should answer only such questions which are relating to accounts only। और वही questions वो आंसर कर सकता है जो accounts से related हो, other questions को उसे आंसर करने के लिए he is not bound। So the next right of auditor relates to take legal and technical advice। ठीक है, right to take legal and technical advice में क्या है देख लेते हैं। The auditor has a right to take legal, expert or technical advice about his work, but he should give his own opinion in the audit report and not that of experts। So अगर auditor चाहे तो वो legal या expert या technical advice, इस तरह के fields में उसके कोई अगर advice चाहिए तो वो ले सकता है about his work, but अगर वो जब audit report तैयार कर रहा है तो उसको सिर्फ अपनी ही opinion वहाँ mention करनी एक्चुअली, तो ही शुड ऑलवेज गिव हिज ओनली हिज ओन ओपिनियन। तो वो सिर्फ अपनी ही ओपिनियन दे सकता है, एक्सपर्ट से मिली हुई एडवाइसेस को वो वहाँ रिपोर्ट में अपने इंक्लूड नहीं कर सकता, बट लेने के लिए कोई मना ही नहीं है, ही कैन टेक सच एडवाइस। ओके, सो नेक्स्ट राइट इज़ अबाउट टू द राइट टू आस्क फॉर रेम्यूनरेशन। ऑफकोर्स जो ऑडिटर्स होते हैं उनको रेम्यूनरेशन के लिए दे आर इंटाइटल्ड टू सच रेम्यूनरेशन। सो ऑडिटर हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर द रेम्यूनरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट वर्क ऑफ द कंपनी। और जब ऑडिटर ने ऑडिट वर्क को कंप्लीट कर लिया है तो ही हैज़ द राइट कि उसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की जाए, कंपनी उसे पे ऑफ करे, एंड इन केस ऑफ हिज डिसमिसल आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू ही इज़ एंटाइटल्ड टू हिज फीस। सो अगर अपॉइंटमेंट के बाद उसने ऑडिटिंग कंडक्ट किया और मान लीजिए उसका डिसमिसल हो जाए, वो जो है उसको इवन इफ़ ही इज़ डिसमिस्ड ही इज़ इंटाइटल्ड टू हिज फीस, यानी कि उसको उसकी फ़ीस ज़रूर मिलेगी, चाहे वो डिसमिस हो जाए जस्ट बाद अपनी अपॉइंटमेंट के, अगर उसने ऑडिट कंडक्ट किया अपॉइंटमेंट के बाद और उसके बाद उसका डिसमिसल हो जाए तो भी उसे इसकी फ़ीस ज़रूर मिलनी चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ हिज वर्क शुड बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट इज़ द राइट टू करेक्शन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो अगर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट मिले तो उसको करेक्ट करने का राइट भी है ऑडिटर के पास। सो द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट मेड बाय द डायरेक्टर्स इन द जनरल मीटिंग, बट दिस स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी विच ही हैज़ ऑडिटेड। तो अगर डायरेक्टर्स ऑफ जो है कंपनी के जनरल मीटिंग में कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलें जो कि कंपनी अकाउंट से ही रिलेटेड है, बट वो रॉन्ग स्टेटमेंट अगर दे देते हैं, तो इस तरह के रॉन्ग स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने का राइट किसके पास है, ऑडिटर के पास। पर ये ज़रूरी है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स डायरेक्टर ने अगर दिए हैं, तो वो कंपनी के अकाउंट से ही रिलेटेड होने चाहिए, अदर स्टेटमेंट्स पे ही कैन नॉट एक्सक्लेम एनीथिंग। ठीक है, तो ये भी एक राइट है आपके ऑडिटर का।
And okay, next term is audit planning. So I have included audit planning and audit standards to two different terms related to auditing. ये आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे आपके टॉपिक से रिलेटेड और इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन्हें मैंने सेपरेटली मेंशन कर दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिए एक बार. सो ऑडिट प्लानिंग इंक्लूड्स डिसाइडिंग ऑन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. तो ये हमने अभी पढ़ा है फेजेस में भी कि ऑडिट प्लानिंग क्या होती है. इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग ऑन दी ओवरऑल स्ट्रैटेजी. तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी और जो ऑडिट प्लानिंग है वो कंडक्ट की जाती है ऑडिट प्लानिंग में. ठीक है. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 9. तो जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि अकाउंटिंग में जिस तरह से स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी तरह से ऑडिटिंग में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो हमें याद रखने पड़ते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर दिस इसमें क्या होता है. तो इस तरह से आपको ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अभी तक तो एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछा आपसे कि ऑडिट स्टैंडर्ड नंबर 9 क्या डिपेक्ट करता है या कोई और नंबर क्या डिपेक्ट करता है, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया अभी तक. तो आप सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज़रूर से याद रखिएगा. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये पता रहना चाहिए आपको कौन से नंबर पे कौन सा है, ये याद रखने की. So here, auditing standards number 9 from the PCAOB describes an external auditor's responsibility and the requirements for planning and audit. So auditing standard 9 में ये mention है कि जो external auditor है उसकी requirement, उसकी responsibility है कि वो जो ऑडिट प्लानिंग है उसको कंडक्ट करें. एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 9 एन ऑडिट प्लान इज एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब द प्लान नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर्स. ठीक है. और ऑडिट 9 के ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग जो ऑडिट प्लान है उसमें सब चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए कि ऑडिट प्लानिंग का नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, और जो प्रोसीजर्स हैं उनकी टाइमिंग क्या होगी, कितना टाइम वो कंज्यूम कर सकते हैं. द टेस्ट टू बी डन ऑन द कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, ये सब भी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं. अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान टू इंश्योर दैट द ऑडिट मीट द PCAOB स्टैंडर्ड्स. सो PCAOB क्या है, दिस इज़, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड PCAOB. ये क्या करता है, दिस मेंटेन्स द एक्सटर्नल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक कंपनीज. ठीक है. तो PCAOB के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उससे एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो अपॉइंटेड हैं उनको मीटअप करना ज़रूरी है. तो ये सारे स्टैंडर्ड्स कैसे मीटअप होंगे, जो भी ऑडिट प्लानिंग है उसको वो स्टैंडर्ड्स के ही थ्रू करें, कंडक्ट करें. जिस तरह से स्टैंडर्ड्स में मेंशन होता है वो उसी तरह से जो है ऑडिट को प्लान करें, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो कंप्लाई कर सकेंगे. ये तो हो गया एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए. इंटरनल ऑडिटर्स के लिए क्या है यहाँ पे मेंशन देख लीजिए PCAOB का, that the Institute of Internal Auditors provide guidance for the audit planning. So audit internal auditors के लिए क्या कहाँ से जो है standards आते हैं, Institute of Internal Auditors, this provide guidance for audit planning. Planning starts with the determining the scope and objectives of the audit, and internal auditors need to understand the business operations and unique characteristics of the department unit being audited. सो इंटरनल ऑडिटर्स वो कंपनी के ही एम्प्लॉय होते हैं. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑपरेशंस एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी यूनिट ऑफ द फर्म. ठीक है, जिसकी ऑडिटिंग होनी है, एंड टू डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट डिफाइंस द प्रोसीजर्स नीडेड टू डू एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट. सो उनको भी इंटरनल ऑडिटर्स को भी ऑडिट प्लानिंग को कंडक्ट करना ही पड़ता है. ठीक है. वो पहले जो बिज़नेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्कोप है वो सारी चीज़ें समझ के बिज़नेस के ऑपरेशंस को और बिज़नेस की जो है हर एक डिपार्टमेंट हर एक यूनिट के बारे में जिसकी ऑडिटिंग होनी है वो सारी चीज़ें समझ के वो ऑडिट प्लान को प्रिपेयर करते हैं, और ये भी देखते हैं कि क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा टू परफॉर्म एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिटिंग. सो मूविंग फर्दर ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो मैंने बताया आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह ऑडिटिंग में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं. आपको नंबर वाइज इन्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, यही बहुत है. ठीक है. तो PCAOB इज़ पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड. इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा तो अच्छा है. ठीक है. This maintains external auditing standards for public companies registered with the Securities and Exchange Commission. So, जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं पब्लिक कंपनीज़ विच आर रजिस्टर्ड अंडर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, ये उन सभी कंपनीज़ के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है. कौन मेंटेन करता है? PCAOB. ठीक है. एज ऑफ 2012 PCAOB हैज़ 15 परमानेंट standards approved by the SEC and a number of interim standards that reflect generally accepted auditing standards as described in the standards issued by the Auditing Standards Board ASB, which is a part of American Institute of
CPAs, ठीक है। तो अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट ऑफ CPAs है उसका ही पार्ट है हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB। ये क्या करता है, एंड बाय फार इट हैज़ 15 परमानेंट स्टैंडर्ड्स जो कि SEC से अप्रूव भी हैं। एंड ये जो इंटरम स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे जो है कहाँ से आते हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, ASB ये स्टैंडर्ड्स इशू करता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड्स ही दीज एक्ट एज जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो PCAOB में 15 परमानेंट स्टैंडर्ड्स हैं ये अप्रूव्ड बाय SEC हैं, ठीक है, SEC से अप्रूव्ड हैं। और ये जितने भी नंबर ऑफ इंटरम स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दिस परमानेंट स्टैंडर्ड्स, कुछ जो इंटरम स्टैंडर्ड्स हैं दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन इशूड बाय द ASB, ठीक है। सो ASB ऑल्सो इशूज स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सो SAS किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी कौन इशू करता है, ASB ही इशू करता है। दैट अप्लाई टू प्रिपेयरिंग एंड रिलीजिंग ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर अ नॉन इशूअर, यानी कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द SEC। सो जो कंपनीज SEC के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है उनको नॉन इशूअर्स कहते हैं। तो अगर नॉन इशूअर, सो जो नॉन इशूअर्स होते हैं उनके लिए जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन और रिलीजिंग के लिए, ऑडिट रिपोर्ट्स की रिलीजिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स से, ठीक है। एंड AICPA members who audit a non-issuer are required by the AICPA Code of Professional Conduct to comply with these standards। और AICPA के जो मेंबर्स हैं जो इन नॉन इशूअर कंपनीज़ के ऑडिटिंग कंडक्ट करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड बाय द AICPA कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो जो प्रोफेशनल कंडक्ट का कोड AICPA इशू करती है, दे नीड टू कंप्लाई विद सच कोड्स and standards also। and as of 2012 there are more than 60 active standards। so अब तक 2012 तक अगर आप देखेंगे तो 60 active standards थे, ठीक है। And lastly, for internal auditing, the Institute of Internal Auditors provides a conceptual framework called the International Professional Practice Framework, IPPF, ठीक है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑडिटिंग के लिए है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स हैं दे प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क जो है कौन प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटर्स, एंड दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर इंटरनल ऑडिटर्स। तो ये जो है फ्रेमवर्क है ये गाइडलाइन की तरह काम करता है इंटरनल ऑडिटर्स के लिए, इंटरनल ऑडिटिंग के लिए। एंड सम ऑफ द गाइडेंस इज मैंडेटरी वाइल अदर्स आर कंसिडर्ड स्ट्रांगली रिकमेंडेड बट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो ये जितने भी जो है गाइडलाइंस हैं, फ्रेमवर्क है इसका, तो उसमें से आधे तो मैंडेटरी हैं, सम ऑफ देम आर मैंडेटरी, बट द अदर्स उसमें से काफ़ी सारे ऐसे भी हैं विच आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड बट आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। दैट इज़ वो कंपल्सरी नहीं है, बट दे आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। So this is all for today. Hope the topic is clear to you. Please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel। और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस या अदर एंट्रेंसेस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe, like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning!